वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एलपी का आपका सीबीटी 1 का पेपर 25 से लेकर के 29 नवंबर तक चला है। इन 5 दिन चले पेपरों में 15 शिफ्टों में आपका पेपर कराया गया और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो बारी बारी से सारी आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको 25 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट का आपका पेपर पूछा गया था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर आधारित हैं और इनकी करंट अफेयर भी नई प्रकार से आपकी पूछी गई थी जो आपके आने वाले एग्जाम है। जैसे आपका जेई का एग्जाम लगने वाला है, इसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम लगेगा, फिर आपका एनटीपीसी का और ग्रुप डी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया था जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जल के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl की रिएक्शन करानी है आपको जल के साथ में, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? H3O+ आयन बनेगा और साथ में Cl- आयन बनेगा। H3O+ आयन का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये दो उत्पाद आपके बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबा दीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपक्रिया आपको दी गई थी। इस अपक्रिया को आपको सही तरह से संतुलित करना था। संतुलन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी आपको तत्व दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या जितनी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए उतनी ही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 ही है, तो नाइट्रोजन को समान करने के लिए इसके सामने अगर आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो नाइट्रोजन तो 2 दोनों तरफ हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। हाइड्रोजन कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड में? 2 3 6 हो गए। तो इधर अगर आपको बराबर करना है तो हाइड्रोजन के सामने आपको 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन को 6 करने के चक्कर में ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 हो गई और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है, तो ऑक्सीजन को समान करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। आपने ऑक्सीजन को यहाँ पर संतुलित किया लेकिन कॉपर की संख्या 3 हो गई, तो कॉपर को संतुलित करने के लिए 3 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन जो है वो संतुलित हो गई है। 3 आपको कॉपर इधर देखने को मिल रहे हैं, 3 कॉपर इधर भी हैं, 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 नाइट्रोजन इधर हैं और हाइड्रोजन 2 3 6 इधर हैं और 2 3 6 इधर हैं। तो ये संतुलित रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से जो लिखा गया है वो दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है, इसलिए संतुलित जो रिएक्शन होगी वो सेकेंड वाले ऑप्शन में लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि बल की मात्रा आपको बतानी है। आपको यहाँ पर दिया गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 2.5 का, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और साथ में द्रव्यमान मतलब कि मास आपको दिया गया है 10 kg का, और बल आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए पूछा गया। F बराबर ma लगा दीजिए यहाँ पर, तो m की संख्या यहाँ पर 10 है और 2.5 का आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, तो फोर्स जो आ जाएगा वो 25 न्यूटन का आ जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपके नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन है और इनकी प्रैक्टिस हमने काफ़ी मात्रा में आपको कराई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखित पेशियों की विशेषता आपको बतानी है। देखिए पेशियां 3 प्रकार की होती, एक आपकी रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। इन तीनों में आप लोग यहाँ पर देखिए हमने आपको तीनों में अंतर बता दिया है, इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए रेखित पेशी जो होती हैं एक प्रकार से वे कोशिकाएं होती जो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और अशाखित होती हैं। इनके किनारे किनारे पर अनेक केंद्रक होते हैं, मतलब ये बहुकेंद्रीय होती हैं। और जैसे आपकी हाथ की हो गई, टांग की हो गई, जहाँ पर आप लोग जैसे ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं हैं वे पेशियां करती हैं, रेखित पेशियां जो होती हैं ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। अगर हम अरेखित पेशी की बात करेंगे तो अनैच्छिक पेशियां होती हैं और ये कोशिकाएं लंबी, तिकोनी और अशाखित होती हैं। ये बेलनाकार होती हैं, ये तिकोनी होती हैं। केंद्र में केवल एक ही केंद्रक होता है, ठीक है, ये एक ही केंद्रक होता है इनमें, और ये बहुकेंद्रीय होती हैं और ये आमाशय में, आंत में, इन सभी जगह में पाई जाती हैं जो अपने तरह से अनैच्छिक क्रिया करते हैं। इनमें आपका संतुलन नहीं होता है। कार्डिक पेशियां वे पेशियां होती हैं जो हृदय पेशियां होती हैं, ये बेलनाकार और शाखित होती हैं।
इसमें केंद्र में 1 या 2 केंद्रक होते हैं और ये हृदय में पाई जाती हैं। तो आपसे देखिए पूछा गया था रेखित पेशी आपको बताना था, तो ये लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, अशाखित होती हैं और ये बहुकेंद्रीय भी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। तो रेखित कोशिका पेशियाँ आपसे पूछी गई थी, तो सही होगा बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, यही वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपसे अरेखित पूछता तो वहाँ पर आपको तर्काकार, अशाखित और एक केंद्रीय आपको सही करना था अरेखित वाले में। इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करके चलने हैं नेक्स्ट एग्जामों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं, ये आपको बताना है। तो पदार्थ के कण जो होते हैं आपने देखा होगा कि जैसे अवस्थाओं की बात करेंगे तो ठोस अवस्था हो गई, द्रव अवस्था हो गई और गैस अवस्था हो गई। तो ठोस के जो कण होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं या नगण्य के बराबर होते हैं, द्रव में ज़्यादा गतिशील होते हैं और गैसों में बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनकी गतिज ऊर्जा पर। तो गतिमान की जहाँ पर भी बात करेगा वहाँ पर आपको सही करना है गतिज ऊर्जा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में उत्तल दर्पण से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हमारा हो गया। क्या कह रहा है, समांतर किरण को आपको एक भेजना है। जैसे हमने एक समांतर किरण को भेजा तो उत्तल दर्पण एक प्रकार का डाइवर्जिंग दर्पण होता है। मतलब अगर आपने भेजा है तो डाइवर्ट कर देगा प्रकाश को इस प्रकार से। अगर नीचे आपने किरण इस प्रकार से भेजी तो डाइवर्ट कर देगा। अगर आपने यहाँ पर अनंत से भेजा हुआ है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको मालूम है कि लगभग प्रतीत होगा जाकर के कि ये मुख्य फोकस पे जाकर के बन रहा है इस प्रकार से। और एक प्रकार के ये डाइवर्जेंट दर्पण होता है तो ऐसा लगेगा कि फोकस से ही किरणें जो हैं डाइवर्ट हो रही हैं। डाइवर्ट को हिंदी में कहते हैं अपसरित, ठीक है, और कन्वर्जिंग को कहते हैं अभिसारी। तो उत्तल दर्पण जो होता है अपसरित होता है, मतलब कि डाइवर्जिंग दर्पण होता है। ये आपको याद करके चलना है। अगर आपसे अवतल दर्पण पूछता तो वहाँ पर मुख्य फोकस से अपसरित वहाँ पर सही ऑप्शन होता, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो कन्वर्जिंग दर्पण होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो सही होगा। अगर उत्तल दर्पण पूछेगा तो मुख्य फोकस से अपसरित वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसमें जो आपके उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब आपका बनता है ये काल्पनिक बनता है, मतलब कि दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखिएगा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। तो इस समय सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं जो हैं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिल करके किसका निर्माण करती हैं, ये आपको बताना है। देखिए तंत्रिकाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम पहली तंत्रिका की बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपकी आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब कि संपूर्ण शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें आती है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो जो आपसे पूछा जा रहा है कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली, इन दोनों तरह से मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें कपाल तंत्रिकाएं की 12 जोड़ी और मेरुरज्जु की 31 जोड़ी, ये दोनों मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तीसरे नंबर पर आता है ऑटोनोमिक, जिसे कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो कि आपके तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है। इसमें कुछ मात्रा में कपाल की, कुछ मात्रा में मेरुरज्जु की और कुछ मात्रा में सेंट्रल की, तीनों मिक्स होती हैं। आपसे सिर्फ कपाल की और मेरुरज्जु की पूछी गई थी, इसलिए आपको ऑप्शन सही करना है पहला वाला। अगर आपसे संपूर्ण शरीर की पूछी जाएंगी तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सही करना है। अगर थोड़ी सी मात्रा में मस्तिष्क की, मेरुरज्जु की पूछी जाएंगी तब आपको ऑटोनोमिक या फिर आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सही करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को ध्यान देकर देखना होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको जो 15 सेट आपको कराए थे एलपीएन टेक्नीशियन के,
उनकी लिस्ट हमारे वनडे एग्जाम क्लासेस में पड़ी है, उससे आप लोग देख लेते हैं। तो 50 से 60% क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सही करके आते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु की स्थिति कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थिर ऊर्जा। इसका फार्मूले से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, mgh होता है। इससे कई एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका जेई का है, टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम लगने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके चलना है। ये नए प्रकार के आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है जिसे थोड़ा से घुमा करके आपके एग्जाम में पूछा गया था। हमने आपको रटाया हुआ था कि जैसे जो बांध में आपका पानी होता है वो स्थिर होता है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि इसी ऊर्जा होगी। जैसे आपने तीर को या फिर कमान को अगर आपने खींचा हुआ है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे स्प्रिंग हो गई आपकी, स्प्रिंग अगर आपने खींच करके रखी है तो वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपने हथौड़ा को उठाया हुआ है तो वहाँ पर भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एटीपी का उत्पादन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किसका होता है? अगर इंग्लिश में आपके एग्जाम में देता तो आप लोग समझ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी कर दिया है। तो सूत्र कणिका जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोकॉन्डिका, तो माइक्रोकॉन्डिका को क्या कहते हैं? ऊर्जा का ग्रह कहते हैं। कोशिका के ऊर्जा का ग्रह जो कहते हैं वो माइक्रोकॉन्डिका कहते हैं। 36 एटीपी के जो अणु होते हैं एक ग्लूकोज को तोड़ने में, उसमें से 34 जो क्रेब्स चक्र के दौरान जो बनते हैं वो आपके माइक्रोकॉन्डिका या फिर सूत्र कणिका में ही बनते हैं। इसलिए इसे जो है वो कोशिका का ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, माइक्रोकॉन्डिका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना जो है किस घटना से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो तारों का टिमटिमाना, तारे जो होते हैं एक प्रकार से आपने देखा होगा उनमें टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन उसमें देखिए जो हमारे वायुमंडल की जो परतें होती हैं उससे परतों से होकर के प्रकाश आपकी आंखों में पड़ता है, इसलिए तारे जो होते हैं आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। इससे और भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका तारों का टिमटिमाना हो गया, ये तो पूछ ही लिया गया। आपसे पूछा जाता है कि पानी भरे कोई बर्तन है, पानी भरा कोई बर्तन है, उसके अंदर कोई सिक्का पड़ा है तो आपको थोड़ा सा ये उठा हुआ नजर आता है। ये किस कारण से आता है? प्रकाश के अपवर्तन कारण आता है। जल में जो मछली होती है आपको दिखाई पड़ती होगी कि वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, वो भी आपके प्रकाश के अपवर्तन कारण होगा। आपने बाल्टी में पानी भर लीजिए और कोई छड़ को अगर आप डालेंगे तो छड़ आपको थोड़ी सी टेढ़ी नजर आएगी, वो छड़ टेढ़ी हो जाती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सारे एग्जाम्पल आपको तैयार करके चलने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो सही होगा पहला वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता है? ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और जहां पर नहीं पूछा गया उसको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर माइक्रोफोन, जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोफोन जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम तो करता ही करता है। जनरेटर भी विद्युत धारा से ही चलता है, विद्युत मोटर भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही चलती है। लेकिन मैग्नेटिक जो कंपास होता है इसमें विद्युत धारा का कोई भी काम नहीं होता है, इसमें सिर्फ चुंबकीय मतलब चुंबकत्व का काम होता है, जिसमें आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये आपका मैग्नेटिक कंपास दिखाने का काम करता है। इससे आप डायरेक्शन का पता लगाते हैं, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तो ईस्ट वेस्ट भी आपको मालूम चल जाते हैं। तो दिशा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दिक् सूचक का। इसमें विद्युत धारा का कोई भी काम नहीं होता है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए इसी सेट में पहले पूछा गया था आपसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए इसमें से आपको इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण में धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो हमने आपको बताया कि अगर आपने करंट यहाँ पर दिया इन सभी को, तो करंट देने के बाद इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो हमने इसका आपको फार्मूला भी बताया होता ताकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो H बराबर I² RT होता है। इससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीट बराबर या फिर ऊष्मा बराबर होता है I² RT। इससे कई क्वेश्चन हमने आपको कराए भी हुए थे। तो यह है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार की प्रकारात्मक समूह से प्रस्तापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रकार से आपसे पूछा गया है ना, तो एक ही प्रकार में आपको समजातीय श्रेणी सही करना है। जैसे कि आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की जो श्रेणियां हैं उसमें एक ही प्रकार के समूह होते हैं। जैसे एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर यहाँ पर आप कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, मतलब कि हाइड्रोजन जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो बन जाएगा आपका मेथेन। इसी प्रकार से अगर आपने कार्बन की संख्या 2 रखी तो 2 दूनी 4, 2 6 बन जाएंगे आपके हाइड्रोजन, तो C2H6 बन जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक ही प्रकार के प्राकृतिक समूह, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 से जो है वो लगातार इसकी आगे वाली सीरीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से 3 दूना 6, 2 8, तो CH2 से लगातार इसके समूह से ये आगे बढ़ेंगे समजाति। हमने आपको एल्केन का एग्जाम्पल दे दिया, इसी प्रकार से आप लोग एल्कीन और एल्काइन में देख लीजिएगा, एक ही तरह से आपके आगे बढ़ते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था, सही होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। जेली की स्थिति आपसे पूछी गई थी। जेली जैसे आपने खाई होगी तो हल्की से लिसिसी होती है और थोड़ा सा ठोस होता है, तो उसमें आपसे पूछा गया कौन सी परिक्षिप्त प्रवस्था, मतलब कि डिस्पर्स फेज आपसे पूछा गया था। तो जेली में जो डिस्पर्स फेज होता है उसकी अवस्था कैसी होती है? तो जेली में जो डिस्पर्स फेज होता है वो द्रव अवस्था में होता है। डिस्पर्स फेज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और डिस्पर्स मीडियम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपसे मीडियम पूछा जाएगा तब आपको सही करना है सॉलिड, ठीक है। जब आपसे फेज पूछा जाएगा तब आपको सही करना है लिक्विड। लिक्विड में देखिए जेली के अंदर जो है वाटर आता है, और जो उसका शुगर का सिरप होता है वह आपके द्रव अवस्था में डिस्पर्स फेज में आता है। वहीं पर अगर डिस्पर्स मीडियम आपसे पूछेगा तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, ये पूछा गया था। तो परमाणु क्रमांक, जैसे हम कोई सी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, सोडियम ले लीजिए। यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और द्रव्यमान संख्या होती है 23। तो परमाणु क्रमांक जो 11 है वो सोडियम के प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। अगर आपसे पूछता प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग किसके बराबर होता है, तो ये परमाणु भार के बराबर होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या का ही अपोजिट होती है। अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में जो हो गए वो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो लक्षण जैसे कि आपके आंखों का रंग हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका रंग हो गया, ये कौन डिसाइड करता है? तो पिता का डीएनए भी डिसाइड करेगा, माता का डीएनए, दोनों डीएनए जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके लक्षण कैसे होंगे या आपका जीन कैसा होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगर तीसरे कारक की बात करेंगे तो तीसरा कारक यहाँ पर आपके एग्जाम में पर्यावरणीय कारक भी होता है। तो जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं उसका कारक भी लक्षणों को प्रभावित करता है, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प आपको चयन करना है जो उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ में अपक्रिया नहीं करते हैं। हमने आपको देखिए कई बार कराया था कि ठंडे या फिर गर्म जल के साथ में वे धातुएं क्रिया नहीं करती हैं जो कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो कम अभिक्रियाशील में आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक, यही वाला ऑप्शन रखा गया है। तो सही होगा लास्ट वाला ऑप्शन। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी आपकी ज़्यादा अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो सोडियम तो देखिए हर ऑप्शन में रखा गया है, तो ये ठंडे या फिर गर्म जल के साथ में अपक्रिया तुरंत कर लेती हैं। लेकिन एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इनके पास पहले से जो है ऑक्सीजन की एक परत होती है, इस कारण से ये जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन से के साथ क्रिया करने के बाद ये इनमें एक परत जमी होती है तो क्रिया नहीं करती। लेकिन भाप के साथ में ये तीनों जो हैं वो तुरंत क्रिया कर लेती हैं, ये भी हमने आपको बताया हुआ था। तो इन सबको आप लोग को याद में रखना था। सही वाला ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पारितंत्र से संबंधित है। मतलब 3 कथन दिए गए हैं
और पारितंत्र मतलब कि इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में दो आपके घटक आते हैं मेन रूप से, एक आपका जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटक। ठीक है, तो इन्हें अगर आप लोग समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप सही करके जाएंगे। तो जैविक घटक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया उत्पादक और एक आपका हो गया उपभोक्ता। ठीक है, उत्पादक में आप सभी को मालूम है, उत्पादक में आपके हरे पौधे और कुछ जीवाणु आते हैं। तो अगर हम परितंत्र की बात करेंगे तो सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये बात तो सही हो गई। उपभोक्ता में आपको मालूम है कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और साथ में एक आपका अपघटक आता है। अपघटक का मतलब कि जैसे जो जीव आपके पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं तो उनको छोटे छोटे भागों में बांटने काम करते हैं। जीवाणु हो गए, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी अपघटक जो हो गए वो जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें लिखा गया है इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये बात भी सही है। तो तीनों कथन जो हैं वो पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम के बारे में सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों आपके सही हो गए। अगर हम बात करते हैं अजैविक की तो अजैविक में देखिए इसको भी तीन भागों में बांटा गया, एक आपका कार्बनिक और एक आपका अकार्बनिक और तीसरा आपका जलवायु होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और तीनों ही इसके कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर का मध्य भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, अंडाशय में क्या होता है ये आपको बताना है। तो स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अंडाशय, इसे मिला दीजिए तीसरे से। ठीक है, स्त्री केसर का मध्य भाग जो होता है उसे कहते हैं वर्तिका, तो इसे आप लोग डी से मिला दीजिए। स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो होता है उसे कहते हैं वर्तिकाग्र, मतलब वर्तिका का अग्र भाग। और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में बीजांड होता है, इसे बी से मिला दीजिए। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले को आपने सी से मिलाया है तो सी वाले इसमें दो ऑप्शन हैं, इसके बाद दूसरे को आपने डी से मिलाया है तो लास्ट वाले विकल्प को और आप जा रहे हैं तो लास्ट वाला विकल्प जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो पुष्प की आप लोग यहाँ पर देखिए संरचना को देख लीजिए। इसमें देखिए ये हमारा वर्तिकाग्र है, मतलब वर्तिका का अग्रभाग या फिर स्त्री केसर का अग्रभाग जो होता है वर्तिकाग्र कहलाता है। देखिए स्त्री केसर के तीन भाग यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वहीं पर पुंकेसर में परागकोश आते हैं और तंतु आते हैं। ठीक है, बाह्य दल और दल पुंज, ये तो आपको मालूम है कि जैसे फल का निर्माण होता है तो बाह्य हो गया, दल पुंज हो गया, इसके बाद वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब कुछ मुरझा करके गिर जाती हैं। तो अंडाशय जो आपका होता है ये किस में चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है परागण की क्रिया के बाद में। और वहीं पर बीजांड जो होता है यहाँ पर वो आपका बीज में चेंज हो जाता है, तो नया बीज पैदा होगा, इससे फल हो गया और फल के अंदर बीज हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको देख करके चलना है। तो वर्तिकाग्र हो गया, ये बीज का भाग जो हो गया वर्तिका हो गई, और यहाँ पर फूला हुआ भाग हो गया वर्तिका का, मतलब कि स्त्री केसर का निचला भाग जो सूझा हुआ है इसे कहते हैं अंडाशय। इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चित्र से ही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर से स्टार्ट होने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया था कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साइंस के क्वेश्चनों की संख्या बताई गई थी कि 20 पूछे जाएंगे, साइंस 20 ही पूछी गई है, मतलब 30 क्वेश्चन जीके, जीएस और जीएस से आपके पोर्शन में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है आने वाले एग्जाम के लिए। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण में किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ में 3 मिनट 51.12 सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन तो लगे ही हुए हैं क्योंकि इसने कलर ही चेंज कर दिया है। राहुल सरनारिया ने ये रिकॉर्ड को तोड़ा है और ये कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, और स्वर्ण पदक भी ये प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा राहुल सरनारिया आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है।
और पुराना रिकॉर्ड कितना था 1500 मीटर की पुरुषों की दौड़ का? 3 मिनट 51 सेकेंड 51.57 सेकेंड का रिकॉर्ड था। मतलब कि सेकेंड में भी आपका देखना है तो उस सेकेंड के ही रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है राहुल सरनारिया ने। तो अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे तो किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र को याद रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं। इसके बाद तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा है। मेडल की बात करेंगे तो मेडलों की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र 158, तमिलनाडु 98 और हरियाणा 103। हरियाणा ने मेडल जरूर ज़्यादा जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक इसके कम हैं। स्वर्ण पदक हैं महाराष्ट्र के 57, तमिलनाडु के 38 और हरियाणा के 35। इसलिए हरियाणा तीसरे नंबर पर चला गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान हासिल किया है राज्यों के दृष्टिकोण से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। सितंबर 2024 तक का डाटा आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सशस्त्र सीमा बल मतलब कि एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना था। तो अमृत मोहन प्रसाद को जो था वो 17 सितंबर 2024 को नियुक्त किया गया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके पहले जो थे आपके दलजीत सिंह चौधरी थे। इसके पहले दलजीत सिंह चौधरी थे जिन्हें अब जो है एसएसबी के महानिदेशक हटा करके अब इन्हें बीएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया। याद रखिएगा, बीएसएफ की बात करेंगे तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगर आपसे पूछे सीआईएसएफ की बात करेंगे तो नीना सिंह है। ये सारे आप लोग महानिदेशक को याद कर लीजिएगा। सीआईएसएफ की नीना सिंह है। सीआरपीएफ की पूछता है अगर आपसे तो अनीस दयाल सिंह है। अनीस दयाल सिंह है, ठीक है। आरपीएफ के अगर आपसे पूछता है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है तो मनोज यादव हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि मिलते जुलते क्वेश्चन आप इन्हें तैयार कर सकें। तो अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के महानिदेशक हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकराव पापालकर जो हैं उनको जीवन के बेहतर बनाने के लिए किसमें समर्पण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्हें मिला हुआ है पद्म श्री अवार्ड 2024। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि शंकर बाबा किस लिए फेमस थे। फेमस थे दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के पालनहार कहे जाते हैं और उन्हीं के प्रति उन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया अनाथ आश्रम बनाने में। इन सब के लिए जो है वो शंकर बाबा का नाम जो है जाना जाता है और इन्हें 2024 में पद्म श्री मिला हुआ है। इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर के दर्जा के लिए नामांकित किया गया है वो किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो गिंजी किला ये कहाँ पर है तो ये तमिलनाडु में है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो कि लगा ही हुआ है। तो किस राजवंश के थे ये जिन्होंने बनाया था? कोनार राजवंश के शासक का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। अनंत कोन ने ये गिंजी किला को बनवाया था। कब बनाया था? 1200 ईस्वी के आसपास ये किला आपका बनाया गया था। और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। और इसका नाम भी एक और नाम है कृष्णगिरी भी इसे कहा जाता है। तो अभी इसे नामांकित किया गया है, बाद में इसे दर्जा भी प्राप्त हो सकता है। तो ये तमिलनाडु में ये किला है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में कांस का जो फिल्म फेस्टिवल होता है ये कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। याद रखिए कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में होता है। तो एक फिल्म है सिस्टर मिडनाइट, तो किस अभिनेत्री ने इसमें भूमिका निभाई है भारतीय फिल्म में, जो कि गई है आपकी कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है। तो राधिका आप्टे ने इसमें मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। निर्देशक भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उससे भी आप लोग याद रखिएगा, करण कांधरी जो थे वो इस फिल्म के निर्देशक थे। इससे भी आप लोग याद करके चलिएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी। तो सही होगा चक्रवात रेमल। अम्फान हो गया, यास हो गया, फानी हो गया, ये 2024 के नहीं है। अगर हम 2024 की बात करेंगे तो चक्रवात रेमल हो गया, ये नाम याद रखिएगा।
24 में आपका आसना आया है, इसके बाद दाना आया है और आपका फेंगल आया है। तो ये 4 आपके चक्रवात जो हैं वो 2024 में आए हैं। जिसमें रेमल की बात करेंगे तो रेमल आपका बंगाल की खाड़ी में मई 2024 के आसपास आया। आसना जो था ये ज़मीनी तूफान था जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान तरफ निकल गया। इसके बाद दाना जो था वो आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अक्टूबर के आसपास आया था। और फेगल आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के आसपास। ये 2024 में ये 4 प्रकार के चक्रवात जो हैं वो देखे गए थे। तो पूछा गया था कि एक ही इसमें 2024 का दिया गया ऑप्शन था जो कि रेमल। अब ये क्वेश्चन देखिए एक साइंस का और रह गया है, इससे भी आप लोग देख लीजिए। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखें एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर बल कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो आकर्षण की बात करेंगे तो आकर्षण का फार्मूला क्या होता है, F बराबर 2 पिंडों के बीच में अगर आकर्षण है तो G m1 m2 अपान r², ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर पृथ्वी और x दूरी पर रखें सेब का आकर्षण F है तो F जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पृथ्वी को अगर हम लोग मास मान लेते हैं me और सेब के बीच आकर्षण बल x दूरी पर रखा है तो सेब को मान लेते हैं ma, ठीक है, ये दोनों के हम लोग, और x दूरी पर रखा है तो x² हो गया। तो इसको अगर हम लोग f मान लेते हैं तो अभी सेब को 2x दूरी पर रखना है तो इसे f' मान लेते हैं। तो अगर हम लोग 2x दूरी पर रखेंगे तो पृथ्वी तो समान रहेगा, उसका मास भी, एप्पल का मास भी समान रहेगा, लेकिन दूरी 2x हो गई तो स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएंगे। अगर 1/4 को आपने आगे ले आएंगे यहाँ पर तो इधर आपको मिल जाएगा ma अपान x²। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं F, ठीक है। तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स F/4 हो जाएगा क्योंकि दूरी आपने डबल कर दी और यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम का संबंध है x² में, तो बल जो हो जाएगा वो 1/4 से कम हो जाएगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला। अब देखिए केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की थी, तो कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा के लिए ये वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक नया सेट तैयार किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो इस पुरस्कार में कितनी श्रेणियां हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उन 4 भागों को आपको नाम याद करके चलना है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो उन 4 नाम है आपके, पहला हो गया विज्ञान रत्न, विज्ञान के क्षेत्र में पहला श्रेणी हो गई विज्ञान रत्न की, दूसरी श्रेणी हो गई विज्ञान श्री की, ठीक है, विज्ञान श्री हो गया। तीसरी श्रेणी इसमें विज्ञान युवा की, विज्ञान युवा, और चौथी श्रेणी इसकी विज्ञान टीम की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन चारों को मिलाकर के टोटल 33 लोगों को इन 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो होता है वो आजीवन योगदान के लिए केवल एक ही व्यक्ति को या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस बार 2024 की बात करेंगे तो गोविंद राजन को मिला है आजीवन योगदान के लिए विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। और अगर विज्ञान टीम की बात करेंगे तो चंद्रयान 3 की जो टीम थी उनको विज्ञान टीम का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। तो 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। ये आपको देख करके एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई थी, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक जो है, ये पुस्तक के लेखक आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो उनका नाम है भरत सुंदरीसन। तो किताब भी थोड़ी सी क्रिकेट से संबंधित है, तो कुछ लोग इसको सही करके एग्जाम में अवश्य आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका संबंधी नोटिस को जारी किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 2024। 2024 में डिसीजन लिया गया
कि जो आपका बार काउंसिलिंग का चुनाव होता है वकीलों का 1 साल में होता है, तो अगर 100 सीटें हैं तो 33% सीटों में महिला वकील ही चुनाव लड़ेंगी। ये नोटिस संबंधी जारी किया गया था 2024 में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय जजों की संख्या कितनी है। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या इस समय कितनी है। ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़े जा रहा हूँ। तो इस सेट में 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये सेट है आपका 25 नवंबर की डेट में जो आपका पेपर हुआ था ALP का CBT 1 में प्रथम शिफ्ट का पेपर है। इसका नेक्स्ट सेट हम आपको कराएंगे तो उसमें आपको सेकेंड शिफ्ट का पेपर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वनडे एग्जाम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाले हैं, तो सारे पेपर को हम लोग इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन गलत भी होंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेट हम आपको कराएंगे 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का, इसके बाद थर्ड शिफ्ट, इसी प्रकार से टोटल जो आपकी 15 शिफ्ट हैं सो सारे पेपर आपको कराए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर ये पेपर था तो आपने इन सभी प्रश्नों में 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं GK GS के सेक्शन में से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।